नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में बीकेडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम संवाद सेतु से ही अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का नाम है साक्षात्कार लेने की कला। ये साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार लेने के लिए हमें किन गुणों की आवश्यकता है? साक्षात्कार दाता के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? साक्षात्कार के कितने रूप प्रचलित हैं? साक्षात्कार विधा का जन्म क्यों हुआ? साक्षात्कार विधा के बारे में अन्य लोगों के क्या विचार हैं? इन सभी चीज़ों की चर्चा, इन सभी बातों की चर्चा हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले कि साक्षात्कार विधा का जन्म। साक्षात्कार होता क्या है? साक्षात्कार क्या होता है? सबसे पहले इस बात पर यदि चर्चा करें तो साक्षात्कार का मतलब होता है साक्षात करना, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष भेंट करना। साक्षात करना या किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों या विचारों को जानना। साक्षात का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष। तो सबसे पहले इसमें आवश्यकता होती है कि जिस व्यक्ति का हमें साक्षात्कार लेना है, उस व्यक्ति से हमें मिलना है। उस व्यक्ति से मिले जिस विषय पर हमें साक्षात्कार लेना है, उस विषय पर संपूर्ण प्रश्नावली तैयार करनी है। प्रश्नावली तैयार करने के बाद उस व्यक्ति से संबंधित विषय को लेकर के प्रश्न पूछेंगे। तो ये जो लंबी वार्ता चलती है, प्रत्यक्ष आमने सामने सवाल जवाब की जो प्रक्रिया चलती है, ये ही साक्षात्कार कहलाता है। परिभाषा की यदि हम बात करें तो देखिए, साक्षात्कार उस भेंट, मुलाकात या वार्ता जो उनके बीच बातचीत होती है सवाल जवाब के माध्यम से, कि साक्षात्कार उस भेंट अथवा वार्ता को कहा गया है जिसमें संवाददाता, ये पत्रकार भी हो सकता है, रिपोर्टर हो सकता है, कोई संपादक हो सकता है, जिसमें संवाददाता या लेखक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए अथवा टेलीविज़न पर प्रसारण के लिए सामग्री एकत्रित करता है। तो स्पष्ट है कि साक्षात्कार क्या है। इसमें हो सकता है कोई रिपोर्टर हो सकता है कोई संपादक हो सकता है कोई लेखक हो। ये किसी समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु या रेडियो पर प्रसारण हेतु या टेलीविज़न पर सीधा प्रसारण करने हेतु जो विषय सामग्री एकत्रित करता है, जुटाता है, और उस सामग्री के आधार पर जिस व्यक्ति से सवाल जवाब करता है, वो ही साक्षात्कार कहलाता है। परिभाषा को आराम से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे संबंधित एक 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि साक्षात्कार क्या है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो सकता है। साक्षात्कार, एक अच्छे साक्षात्कार लेने वाले में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे साक्षात्कार के क्या गुण होने चाहिए, साक्षात्कार लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनसे संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और उस प्रश्न का जवाब हमें देना होता है। पाठ में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी समझ से बाहर हो। व्यवहारिक बातें हैं सारी, जो हम दैनिक जीवन में हम दूसरों के साथ करते हैं, उन्हीं बातों को इस पाठ में समझाया गया है। साक्षात्कार को समझ लें उससे पहले हमें ये लेना है कि हम एक दूसरे से बात करते हैं। दूसरे से बात करेंगे मतलब दूसरे के भावों को जानने की हमारी इच्छा होती है, या ये हो सकता है कि हम हमारे भावों या विचारों को दूसरों को बताना चाहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, दूसरे के विचारों को जानना या अपने विचारों को दूसरों को बताना, इसके लिए जो संवाद प्रक्रिया चलती है, बातचीत चलती है, ये ही क्या कहलाता है? साक्षात्कार।
तो भी साक्षात्कार विधा कोई ऐसी विधा नहीं है जो हमारी समझ से परे हो, बड़ी आसान विधा है। हम इसको बड़ी आसानी से, बड़ी कुशलता से समझ भी सकते हैं कि एक बातचीत होती है और कुछ नहीं। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, उनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब इस साक्षात्कार के विषय में ही हमें पढ़ना है। साक्षात्कार की परिभाषा से हम परिचित हैं कि उस भेंट या उस वार्ता को कहा जाता है जिसमें संवाददाता हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, लेखक हो सकता है, जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु या टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है, वो ही क्या कहलाता है? साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार के विषय में परिभाषा तो हमें प्राप्त है। साक्षात्कार के विषय में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साक्षात्कार के विषय में कन्हैया लाल मिश्र का क्या कथन है? कन्हैया लाल मिश्र साक्षात्कार के विषय में क्या विचार रखते हैं? अब ये व्यक्तिगत विचार हैं। कोई व्यक्ति मानता है कि हम दूसरों से बातचीत करते हैं, दूसरों के विचारों का लाभ हम लेना चाहते हैं। कोई सोचता है कि हम हमारे विचारों का लाभ दूसरों को देना चाहते हैं। विचार स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ कन्हैया लाल मिश्र के यदि विचारों की बात करें तो कन्हैया लाल मिश्र के विचार क्या हैं? तो इन्होंने अपने विचारों में कहा था कि वर्षों पहले मैंने एक शब्द इंटरव्यू के लिए रचा था, अंतरव्यू। क्या शब्द रचा था? अंतरव्यू। अब अंतरव्यू का मतलब समझने का हमें प्रयास करना है कि कन्हैया लाल मिश्र जो हैं वो साक्षात्कार को एक युद्ध के रूप में देखते हैं। अंतरव्यू व्यू रचना किस में होती है? युद्धों में होती है। दुश्मन को कैसे पराजित करना है, किस प्रकार से उसको घेरें कि वो निढाल हो जाए और आत्मसमर्पण कर दे। तो यहां पर कन्हैया लाल मिश्र मानते हैं कि जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो भी किसी युद्ध से कम नहीं है। तो वो इसको क्या नाम देते हैं? अंतरव्यू। अंतरव्यू उन्होंने क्यों दिया? देखिए कि अंतरव्यू से मेरा भाव है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में, सामने वाला जो व्यक्ति होता है जिसका हमें इंटरव्यू लेना है, साक्षात्कार लेना है, उसके हृदय में एक व्यू रचना करते हैं। व्यू रचना कैसे? कि हमें उससे क्या प्रश्न पूछने हैं, उसको किस प्रकार से सवालों के घेरे में लेना है। पहले से ही एक सवालों की प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। किस किस विषय पर क्या क्या प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, जिन सवालों का जवाब साक्षात्कारदाता को देना है। तो ये क्या है कि हम सामने वाले के अंतर में एक व्यू रचना करते हैं कि किस प्रकार से हम उसे अपने सवालों के दायरे में लें, घेरे में लें। मतलब यह है कि दूसरा उसे बचा नहीं सके। साक्षात्कार के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति हैं, जब साक्षात्कार की बात आती है तो साक्षात्कार से वो बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें उसके मन की जो छुपे हुए रहस्य हैं, ऐसी बातों को भी उगलना पड़ता है, बताना पड़ता है। और साक्षात्कार के दौरान जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों से वो बच नहीं सकता है, या दूसरा उसको बचाने की कोशिश करे, ऐसा प्रयास भी उसमें संभव नहीं है, क्योंकि ये तो साक्षात्कार दाता और साक्षात्कार लेने वाले के बीच की प्रक्रिया है। तीसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। तो ये क्या है कि दूसरा उसे बचा नहीं सके, यह एक तरह का युद्ध है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विचार हैं, वो किस विषय को किस रूप में देखना चाहता है, ये वो स्वतंत्र है। यहाँ कन्हैया लाल मिश्र साक्षात्कार को या इंटरव्यू को ही एक युद्ध के रूप में देखते हैं कि ये युद्ध तो है ही, वैचारिक युद्ध है। विचारों के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा उसके मन के छुपे हुए रहस्य को जानना और उसको बिल्कुल निढाल करना कि कोई चीज वो छुपा नहीं सके। तो ये एक युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति। युद्ध लड़ने से पहले जिस प्रकार चक्रव्यूह रचा जाता है, रणनीति तैयार की जाती है, वैसे ही जो साक्षात्कार है वो हमारी रणनीति का एक हिस्सा होता है। और व्यू रचना है
किस प्रकार से हमें उस व्यक्ति से सब कुछ उगलवाना है। तो ये स्पष्ट है। अब यहाँ पे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि साक्षात्कार के विषय में कन्हैयालाल मिश्र का कथन क्या है, स्पष्ट कीजिए, तो हम बड़ी आसानी से कुशलता से इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि मैंने वर्षों पहले एक इंटरव्यू के लिए एक शब्द रचा था, अंतरव्यू। अंतरव्यू, मेरा भाव यह है कि इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में, इंटरव्यू के द्वारा हम सामने वाले के अंतर में एक व्यू रचना करते हैं। मतलब यह है कि दूसरा उससे बचा नहीं सके, यह एक तरह का युद्ध है और इंटरव्यू हमारी रणनीति तथा व्यू रचना है। ये विचार कन्हैयालाल मिश्र के साक्षात्कार के विषय में रहे हैं। अब लेते हैं हम अगली बात। सारे अध्याय के दौरान हमें इसी विषय पर चर्चा करनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज आपके दिमाग से बाहर रहेगी। अब लेते हैं कि ये साक्षात्कार, हमें पता है कि ये क्या है, साक्षात्कार के विषय में क्या विचार है ये भी हमें पता है। तो ये साक्षात्कार होते कितने प्रकार के हैं, इसको लें तो साक्षात्कार मौलिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। मौलिक रूप से दो प्रकार के कौन से रूप होते हैं? हमने देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में हमें किसी काम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सरकारी प्रतिष्ठान हो या कोई निजी प्रतिष्ठान हो, सरकारी कार्यालय हो या निजी प्रतिष्ठान हो। यदि हमें नौकरी की चाह है तो उस कार्यालय के द्वारा या प्रतिष्ठान के द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन हेतु एक साक्षात्कार रखा जाता है। उस साक्षात्कार में उस व्यक्ति से संबंधित विषय को लेकर के कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और उन सवाल जवाबों के आधार पर उस व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि साक्षात्कार के मौलिक रूप से जो दो भेद हैं वो कौन से हैं। एक तो है प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार जिसका मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रतियोगितात्मक मतलब प्रतियोगिता के द्वारा नौकरी के लिए या किसी निजी प्रतिष्ठान में नौकरी प्राप्त करने हेतु उचित अभ्यर्थी के चयन हेतु जो साक्षात्कार लिए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार। दूसरा होता है माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। माध्यमोपयोगी साक्षात्कार क्या है? जैसे समाचार पत्र हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है। इन पर प्रसारण हेतु जो साक्षात्कार लिए जाते हैं वो सभी साक्षात्कार माध्यमोपयोगी साक्षात्कार की श्रेणी में आते हैं। तो हम इसके भेदों की चर्चा करें तो इसके दो भेद होते हैं। एक होता है प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार और दूसरा होता है माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार की यदि बात करें तो इसका आयोजन सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व सेवायोजक द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन के लिए किया जाता है। और दूसरा है माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। वे साक्षात्कार जो रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टर या संपादक लोग लेते हैं, ये प्रक्रिया है साक्षात्कार के। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रतियोगितात्मक और माध्यमोपयोगी साक्षात्कारों में अंतर क्या है। अब अध्ययन करते हैं प्रतियोगितात्मक और माध्यमोपयोगी साक्षात्कार में अंतर क्या है। अंतर की यदि बात करें तो देखिए दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। सबसे मुख्य अंतर भी यदि हम बात करें तो मुख्य अंतर होता है इनमें अंतर्निहित उद्देश्य का। दोनों का उद्देश्य ही अलग अलग है। उद्देश्य का अंतर है तो ये अंतर क्या है, क्या क्या इनके उद्देश्य होते हैं। देखिए प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक उचित अभ्यर्थी का चयन करना। इसके लिए क्या होगा कि प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य एक योग्य उम्मीदवार का चयन करना होता है। पहला अंतर देखना, प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य एक योग्य उम्मीदवार का चयन करना होता है। इसलिए इस प्रकार के साक्षात्कार के प्रश्न अभ्यर्थी की वांछित योग्यता के स्तर के अनुरूप ही होते हैं। जो अभ्यर्थी इस पद के लिए साक्षात्कार देना चाहता है उसके
प्रश्न भी उसके अनुरूप ही होंगे। इन प्रश्नों का आम जन से कोई सरोकार नहीं होता है, आम लोगों से इन प्रश्नों का कोई संबंध नहीं होता है। जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार की हम बात करें तो देखिए, जनसंचार के माध्यमों के लिए माध्यमोपयोगी साक्षात्कार क्या है, जनसंचार के माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं। अब जनसंचार के माध्यम क्या क्या है ये हमें पता है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इनके लिए आयोजित साक्षात्कार का मुख्य संबंध पाठक वर्ग, श्रोता वर्ग या दर्शक वर्ग से होता है। अतः साक्षात्कार की प्रश्नावली भी उसके अनुरूप ही होगी और प्रश्नावली के साथ साथ उसकी भाषा और शैली भी उसके अनुरूप ही होगी। तो मुख्य रूप से अंतर क्या है इनमें? उद्देश्य का अंतर है कि प्रतियोगितात्मक साहित्य साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? उचित अभ्यर्थी का चयन करना, उचित अभ्यर्थी के चयन हेतु जो प्रश्नावली होगी वो भी उस अभ्यर्थी की वांछित योग्यता के अनुरूप ही, उसके स्तर के अनुरूप ही होगी, उसका आम जन से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार में इसका संबंध सीधा दर्शक वर्ग से, पाठक वर्ग से या श्रोता वर्ग से होता है, इसलिए इसकी प्रश्नावली भी दर्शक, श्रोता या पाठक वर्ग के अनुरूप ही होगी। और दूसरी बात कि इसकी जो शैली है वो भी इन्हीं के अनुरूप होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार के प्रकार कितने हैं, कितने भेद हैं माध्यमोपयोगी साक्षात्कार के। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमें विचार करना है, एक दे रखा है प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। तो प्रिंट मीडिया क्या है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, ये साक्षात्कार हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार होते हैं पत्र पत्रिकाओं के लिए जो प्रकाशित होने वाले साक्षात्कार हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार, यानी अखबारों में या पत्र पत्रिकाओं में जो साक्षात्कार लेख छपते हैं, जो सवाल जवाब छपते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रिंट मीडिया के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार की बात करें तो रेडियो और टेलीविजन पर, रेडियो पर कई साक्षात्कार प्रसारित होते हैं तो टीवी पर कई साक्षात्कारों का सीधा प्रसारण देखने को मिलता है। तो रेडियो और टेलीविजन पर जो बातचीत की जाती है, जो सवाल जवाब किया जाता है, जो इंटरव्यू लिया जाता है, वो साक्षात्कार क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। अब यहाँ पे ये तो हमें पता है कि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। दोनों में कौन सा साक्षात्कार श्रेष्ठ है, कौन सा साक्षात्कार हमारे लिए उपयोगी है, इस सब के अध्ययन हेतु हमें इनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। कि हम जानना चाहें कि प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार में मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो ये अंतर क्या है? सबसे पहला यदि लें अंतर तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, अंतर अभी समझेंगे, लेकिन मौखिक रूप से यदि हम इसको समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार मतलब लिखित रूप में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए जो साक्षात्कार होता है वो तो होता है प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। जबकि रेडियो या टेलीविजन पर प्रसारण हेतु जो साक्षात्कार लिया जाता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। ये साक्षात्कार का संबंध पाठक वर्ग से होता है, वो भी कौन सा? साक्षर वर्ग। जबकि इस माध्यम के लिए पाठक का या श्रोता का या दर्शक का साक्षर होना महत्व नहीं रखता है। इसमें साक्षर व निरक्षर दोनों प्रकार के लोग इस साक्षात्कार को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। अंतर की बात करें तो प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कारों में अंतर क्या है? इन अंतरों पे यदि लें तो सबसे पहले अंतर की हम बात करें तो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उनमें हाव भाव तथा वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यदि साक्षात्कार लिया जाता है तो उसमें इन सब का ध्यान रखना आवश्यक होता है। दूसरे अंतर की यदि हम बात करें तो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उनको प्रकाशन से पूर्व अंतिम रूप से संपादित किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिए जाने वाले साक्षात्कारों का सीधा प्रसारण होता है। इसलिए
उन साक्षात्कारों में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। तीसरे अंतर की बात करें तो प्रिंट मीडिया पाठक वर्ग के लिए उपयोगी है, इसमें साक्षर वर्ग के लिए संबंध पढ़े लिखे वर्ग से होता है, जबकि इसका साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के वर्ग के लिए होता है। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार हेतु वर्णनात्मक शैली अपनाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए वर्णनात्मक शैली नहीं अपनाई जाती है। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार के अंतर को यदि प्रश्न हो प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता व कर्ता, दाता मतलब देने वाला और कर्ता मतलब लेने वाला, दाता व कर्ता के हाव भाव व वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका ध्यान रखना होता है। दूसरा अंतर दें तो प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार अंतिम रूप से प्रकाशित होने से पूर्व संपादित होते हैं, उनमें यदि कोई कमी है तो उसका सुधार किया जा सकता है, अच्छी तरह सोच समझ करके फिर उसको प्रकाशन के लिए दिया जाता है। जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कारों का सीधा प्रसारण चल रहा हो तो उसमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। तीसरे अंतर की बात करें, प्रिंट मीडिया का साक्षात्कार का संबंध पढ़े लिखे वर्ग से होता है, जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार की पहुंच दोनों प्रकार के साक्षर तथा निरक्षर दोनों प्रकार के लोगों तक होती है। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार में वर्णनात्मक शैली अपनाई जाती है, जबकि माध्यमोपयोगी साक्षात्कार में नहीं। ये इनमें मुख्य रूप से अंतर होता है। अब हम बात करें कि एक साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए, या ये कहें कि एक सफल साक्षात्कार में क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले बात करें एक अच्छे और सफल साक्षात्कार हेतु किन किन बातों की आवश्यकता होती है, कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला देखिए, एक अच्छे एवं सफल साक्षात्कार के लिए ये आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता को, जो साक्षात्कार लेने जा रहा है, लेने वाला है, उसको विषय और साक्षात्कार दाता व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस विषय पर वो साक्षात्कार ले रहे हैं उस विषय का उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, जिस व्यक्ति का वो साक्षात्कार ले रहा है उस व्यक्ति के विषय में उसे पूरा ध्यान होना चाहिए। दूसरा, यदि विशेषता की बात करें तो साक्षात्कारकर्ता में धर्म, साहस और कूटनीति और संवेदनशीलता होनी अनिवार्य है। कूटनीति, संवेदनशीलता कैसे, यहाँ पे इनका क्या औचित्य है? कूटनीति से मतलब है कि किस प्रकार से वो अपनी रणनीति के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा साक्षात्कार दाता व्यक्ति से सच उगलवाता है। इसके लिए कूटनीतिक जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। संवेदनशीलता, व्यक्ति ऐसा हो कि साक्षात्कार दाता की अनुभूतियों को, उसकी संवेदनाओं को, उसकी भावनाओं को समझने वाला हो। तीसरी विशेषता की बात करें तो पूरा साक्षात्कार प्रश्न के रूप में क्रमिक होना चाहिए। जो प्रश्नावली तैयार की गई है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। चौथी विशेषता की बात करें तो जो प्रश्न पूछे जाएं उनका संबंध किससे होना चाहिए? सीधे दर्शक, पाठक या श्रोता वर्ग से होना चाहिए। अर्थात ये प्रश्न उनके अनुरूप ही होने चाहिए कि पाठक, श्रोता या दर्शक क्या समझना चाहता है, क्या जानना चाहता है, उसके अनुरूप ही ये प्रश्न तैयार किए जाएं। तो प्रश्न हो कि एक सफल साक्षात्कार हेतु किन किन बातों की आवश्यकता होती है बताइए, तो हम बता सकते हैं इसकी आवश्यकता है कि हमें ये 4 बातें हैं जो बतानी हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, अब चर्चा करते हैं एक अच्छे साक्षात्कार कर्ता में क्या गुण होने चाहिए। ऐसे ही बिना किसी तैयारी के किसी का साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उसके लिए कुछ गुण निर्धारित किए गए हैं। वो गुण कौन से हैं जो एक अच्छे साक्षात्कार लेने वाले में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम गुण की बात करें तो सबसे पहले गुण है कि साक्षात्कार देने वाला सहजता से जवाब दे। जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, सबसे पहले हमें ये प्रयास करना है कि साक्षात्कार जिस व्यक्ति का ले रहे हैं वो बड़ी शालीनता से, सहजता से, बिना किसी दबाव के उन सभी प्रश्नों का जवाब दे। इसके साथ ही कि आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता पहले
पूछे गए प्रश्नों के साथ साथ दाता के उत्तर देने के दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। साक्षात्कार दाता का ये कर्तव्य बनता है कि साक्षात्कारकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है, जवाब देते समय अनावश्यक रूप से उसके जवाब में हस्तक्षेप न करे। दूसरा यदि बात करें तो साक्षात्कारदाता किसी प्रश्न का उत्तर, देखिए सबसे जरूरी बात कि यदि साक्षात्कारदाता से कोई प्रश्न पूछा गया, यदि साक्षात्कारदाता उस प्रश्न का जवाब विषय से हटकर या उसको विस्तारित रूप से अनावश्यक विस्तार उसको देना चाहे, तो साक्षात्कारकर्ता का ये गुण है, ये कर्तव्य है कि साक्षात्कारदाता को मुख्य विषय से जोड़े। इसलिए साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होना चाहिए कि यदि दाता विषय से भटकता है या पूछे गए प्रश्न का आवश्यकता से अधिक विस्तारित अनावश्यक जवाब देने का प्रयास करता है, तो मुख्य विषय से उसको जोड़ सके। अब यहाँ पे साक्षात्कार के विकास या इतिहास की यदि हम चर्चा करें तो साक्षात्कार का पूरा बिंदु हमने पढ़ा। साक्षात्कार क्या है, ये हमें पता है कि एक वार्ता है, एक संवाद होता है दो व्यक्तियों के मध्य में या किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी व्यक्ति की जो सवाल जवाब की प्रक्रिया है, वही साक्षात्कार है। इस विधा का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि ये मानव स्वभाव है अपने बारे में जानना या दूसरों के बारे में जानना, दूसरों की जानकारी का लाभ स्वयं प्राप्त करना और अपने विचारों का लाभ दूसरों को देना, ये स्वभाव रहा है मानव का। और इसी प्रवृत्ति ने शायद साक्षात्कार विधा को जन्म भी दिया। यहाँ पे साक्षात्कार विधा के इतिहास की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो साक्षात्कार का रूप प्रचलित है, प्राचीन काल में भी साक्षात्कार प्रचलित थे। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राचीन काल में जो साक्षात्कार लिए गए उनको संवाद का रूप दे दिया गया। संवाद भी तो एक वार्ता ही है और वार्ता है तो वो साक्षात्कार का ही रूप है। प्राचीन काल में कौन से जो संवाद थे जिनको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, तो ये आज की विधा नहीं है। पश्चिमी देशों में यदि हम लें तो 18वीं शताब्दी के आसपास इस विधा का जन्म मान लें, तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ भी तो साक्षात्कार विधा का प्रचलन था। धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ। कैसे? देखिए, संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना है। प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनमें संवाद को ही क्या माना गया है? साक्षात्कार का प्राचीन रूप माना है। अब इसमें कौन से रूप थे? देखिए, नचिकेता यम संवाद, मरणासन रावण से लक्ष्मण का संवाद, भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, ये सभी जो बातचीत है और संस्कृत ग्रंथों में जो ये संवाद दिए गए हैं, ये सभी प्राचीन साक्षात्कार के रूप माने जा सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साक्षात्कार एक नई विधा है। साक्षात्कार विधा का जन्म प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और वर्तमान में इस साक्षात्कार विधा को और अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और अध्याय से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई समस्या आपके मन में शेष नहीं रही होगी। इसी आशा के साथ धन्यवाद। विषय वस्तु से संबंधित, अध्याय से संबंधित जो नोट्स हैं, लिखित सामग्री है, वो आपको व्यक्तिगत प्राप्त हो जाएगी। आप उसके लिए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।